जर्मनी के बारे में। जर्मनी जो कंट्री है, जो आज हम देखते हैं, इसके जो पूरी हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। यूरोप के अंदर बहुत सारे समय से जो अलग अलग छोटे छोटे जो कैपिटल्स थे, जो राज्य थे, उनको मिलकर एक पूरा जो जर्मन एम्पायर है वो बना हुआ था। ठीक है, आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, याद है आपको? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी इनका जिक्र आया था कि जो लास्ट में लोगों ने पढ़ा था कि जो ईस्ट यूरोपियन नेशंस हैं, ईस्ट यूरोपियन जो नेशंस हैं, उन पे कंट्रोल के लिए जब वो ऑटोमन एम्पायर से आजाद हो गए थे, याद है सबको? भूल गए? ऑटोमन एम्पायर से जब उनको फ्रीडम मिल गई थी ईस्ट यूरोपियन नेशंस को, तो उनके ऊपर जो पावरफुल कंट्रीज थे यूरोप के, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, ये उस पर अपना कंट्रोल करना चाह रहे थे, अपनी पावर बढ़ाना चाह रहे थे। याद है बच्चों को? बात तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर से भूल गए तक, याद है? ठीक है, तो उस समय पे हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, रशिया के बारे में पढ़ा था। तो हमें तब से याद है कि जो जितने भी कंट्री हैं यूरोप के पावरफुल कंट्रीज, वो अपनी पावर को और ज्यादा एनहांस करना चाह रहे थे, किस तरह से? ईस्ट यूरोपियन नेशंस के ऊपर अपना कंट्रोल जमाने के लिए। ठीक है, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ बेटा, तो यहाँ पे देखिए, तो जो ऑस्ट्रियन एम्पायर था, इसके अगेंस्ट कौन था? एलाइज। एलाइज जानते हैं आप लोग? कौन कौन थे एलाइज के अंदर? कौन कौन से कंट्री थे? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। इनको क्या बोला गया था? एलाइज बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी जो फाइट होती है बेसिकली, उसके बाद का रिजल्ट आता है कि जो एलाइज थे वो जीत जाते हैं और जो ये कंट्रीज थे वो उनकी हार होती है बेसिकली। इसके बाद जिन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था एलाइज के अगेंस्ट, उनके ऊपर तरह तरह के सैंक्शंस लगा दिए गए, मतलब फाइन्स लगा दिए गए, आप कह सकते हैं। उनसे टैक्स लिया गया है, उनके ऊपर एक तरह का जुर्माना लगा दिया गया, बहुत तरह का। तो जब जर्मनी की हार हो गई थी, तो यहाँ पे जो उनका पुराना कॉन्सेप्ट था एम्परर वाला, राजा वाला, उसको खत्म कर दिया गया और वहां पे उनके ऊपर जबरदस्ती डेमोक्रेसी थोप दी गई, आप कह सकते हैं। डेमोक्रेसी अच्छी चीज है, नो डाउट, बट हर चीज का टाइम होता है, किसी का टाइम होता है। तो जर्मनी तब डेमोक्रेसी के लिए रेडी नहीं था। तो जर्मनी के अंदर डेमोक्रेसी तो आ गई और एक नया रिपब्लिक बन गया, जिसको हम लोग बोलते हैं वीमर रिपब्लिक। ठीक है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और इसका जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था? फेडरल स्ट्रक्चर था। क्या होता है स्ट्रक्चर? फेडरल किसको बोलते हैं? फेडरल किसको बोलते हैं? पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया है मैंने आपको ये चैप्टर। फेडरलिज्म किसे बोलते हैं? फेडरलिज्म का मतलब होता है जहां पे गवर्नमेंट की जो पावर है वो पावर शेयरिंग के थ्रू डिवाइड की जाती है। जैसे इंडिया के अंदर क्या है? फेडरल सिस्टम है, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, नेशनल गवर्नमेंट अलग होती है। इसको क्या बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम बोलते हैं, जहां पे एक ही गवर्नमेंट नहीं होती, गवर्नमेंट के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। जैसे इंडिया में टॉप पे क्या होती है? नेशनल गवर्नमेंट, उसके नीचे क्या होती है? स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे पंचायत राज या फिर नगरपालिका वगैरह। समझ में आ रहा है? इसको हम क्या बोलते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं गवर्नमेंट का। तो जर्मनी के अंदर भी ये स्ट्रक्चर जो था इसको लागू कर दिया गया। यहाँ पे अलग बहुत तरह की जो अलग अलग पोस्ट को दे दी गई लोगों को। ठीक है, मतलब बुरी जो पोस्ट होती है अलग अलग गवर्नमेंट के अंदर, उनको दे दी गई और सबको वोटिंग के आधार पे जो वोटिंग का राइट मिल गया, सबको वोट करने का अधिकार था। यहाँ तक कि विमेन को भी वोटिंग करने का अधिकार मिल गया था, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी उस समय हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि उस समय पे वर्ल्ड के अंदर वोटिंग राइट औरतों को इतने ज्यादा नहीं मिलते थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि इसको लोगों ने अच्छे तरह से नहीं लिया, क्योंकि उस समय पे डेमोक्रेसी एक नया कॉन्सेप्ट था। सब लोग बात जानते हैं, डेमोक्रेसी कोई बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत न्यू, बहुत यंग कॉन्सेप्ट है। तो तब डेमोक्रेसी वर्ल्ड के अंदर बहुत नया था, तो जर्मनी के लोगों को इसकी आदत नहीं थी। फिर ये उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा गया था, जो कंट्रीज उनसे जीते थे उनके द्वारा, जैसे कि फ्रांस वगैरह, वहां पे सिस्टम ऑलरेडी आ चुका था, हम लोग बात कर रहे थे इस बारे में। ठीक है, चलिए, तो इसलिए जब उनकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार हुई तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा वो सब जो उनके ऊपर दिया गया, उनको बोला गया कि आपको ऐसा करना है। तो जर्मनी ने डेमोक्रेसी को भी एक्सेप्ट किया, हालांकि वो डेमोक्रेसी के लिए रेडी नहीं थे, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। तो जो पीस ट्रीटी यहाँ पे की गई थी, वर्साइल का आपको याद होगा, महल के बारे में हम लोगों ने बताया था हमें, फ्रांस के अंदर वर्साइल के अंदर एक पैलेस था, पैलेस के अंदर पूरा वो सब उनकी डीलिंग हुई थी। पढ़ा था बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, सब कुछ हो गया, अब तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था हमने। लुईस बहुत ज्यादा हार्श, बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग, मतलब जर्मनी को इतना नीचे दिखाया गया, आप कह सकते हैं कि उनको बहुत ज्यादा बेइज्जती की गई, जब ये कह सकते हैं। बात समझ आ रही है? बाकी कंट्रीज ने उनके ऊपर बहुत तरह के जो होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को लगा दिए थे। तो जर्मनी की जो ओवरसीज कॉलोनीज थी, ओवरसीज का मतलब क्या होता है? जो दूर के एरियाज में होती है। ओवरसीज का मतलब है जैसे इंडिया एक ओवरसीज कॉलोनी था, इसका ब्रिटेन का मतलब
दूर दूर के जो एरियाज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओवरसीज बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कोई व्यक्ति ओवरसीज जॉब करता है मतलब विदेश में जॉब करता है, ठीक है। ऐसे ही जो जर्मनी की ओवरसीज जो कॉलोनीज थी, इनका उन्होंने जो पहले पे कंट्रोल किया हुआ था कुछ और देशों के ऊपर या कुछ रीजन के ऊपर, आइलैंड्स के ऊपर, वो उनसे छीन लिए गए और उनकी 1/10 ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो उनके हाथ से चली गई। देखिए पॉपुलेशन का होना एक देश के पास बहुत बड़ा एक एसेट होता है ना। अगर आपकी 1/10 पॉपुलेशन कोई आपसे छीन ले तो आपकी वर्कफोर्स कम होगी या नहीं होगी, लेकिन 10% लोग ही आपके पास ले लिए हैं कि आपके देश का हिस्सा नहीं, बहुत बड़ी बात है। उस समय पे इंडिया के अंदर तो आज हम बात करें पॉपुलेशन बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, पर जिन कंट्री की पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है उनसे आप और पॉपुलेशन छीन ले तो क्या होगा उनके साथ में, उनके पास तो काम करने के लोग ही नहीं बचेंगे, है ना। ऐसे ही उनके साथ हुआ। 13% जो था उनकी टेरिटरीज यानी कि टोटल जो उनके पास एरिया था उसका 13% एरिया उनसे छीन लिया गया, 13% ऐसा जमीन का उनसे छीन लिया गया। 75% आयरन, जो देश के पास आयरन था, आपको बताया ना मैंने चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था उसके बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, कि आयरन जो है वो इंडस्ट्रीज की क्या होता है, बैकबोन होता है, पता है ना। क्योंकि आयरन क्या है, एक फीडर इंडस्ट्री है, एक बेसिक इंडस्ट्री है। दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री बिना आयरन के सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए होता है, आयरन ही चाहिए होता है। तो जर्मनी से 75% आयरन छीन लिया गया। अब सोच के देखिएगा, अगर आप एक कंट्री से आयरन ले लें तो उस कंट्री का क्या होगा, डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। 26% जो थे उनके कोल वो दे दिए गए, लेकिन किसको, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को, जो बाकी कंट्रीज थे बेसिकली, उन कंट्रीज ने जर्मनी के समाज पे अपना कब्जा कर लिया, आप ये कह सकते हैं। समझ में आ रही है। इससे क्या हुआ, जर्मनी को एक तो उनको बहुत ज्यादा धक्का उसका लगाया था, मतलब कि हार था। दूसरी साथ में क्या हुआ, उनकी जो रिसोर्सेज थे वो भी उनसे छीन लिए गए। तीसरी बात, उनके ऊपर एक मेंटल स्टिग्मा लग गया ना कि हमारी हार हुई है, हमारी बेइज्जती हो रही है वर्ल्ड के अंदर, समझ में आ रहा है। तो इसलिए जर्मनी जो था वो बहुत एक तरह से आप कह सकते हैं उसमें डूब चुका था, कर्ज में डूब चुका था, जो भी आप कह लें। तो नियरली जो टोटल उनको कंपेंसेशन देना पड़ा था, मतलब जो उनको चुकाना पड़ा था दूसरे देशों को, वो उस समय के हिसाब से था कितना, 6 बिलियन पाउंड। 6 बिलियन पाउंड बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर हम, आपको पता है ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया से आज तक लूटा है, ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया से लूटा था वो नियरली 6 बिलियन पाउंड के आसपास। नियरली जो ब्रिटिशर्स ने लूटा था इंडिया से, जब ब्रिटिश इंडिया में थे, तो वो 6 बिलियन पाउंड के आसपास। तो नियरली उतना कर्जा जर्मनी के ऊपर आप मान सकते हैं कि हो गया था, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। चलिए, तो जो एलिड आर्मीज थी यहाँ पे, उन्होंने जो उनके रिसोर्स रिच वाला जो एरिया था, जैसे कि राइन, मतलब राइन रिवर है वहाँ पे, तो राइन रिवर के आसपास के जो बेल्ट है, जो कि बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल थी, वो उसको उन्होंने अपना उस पर कब्जा कर लिया था। और मतलब 1920s तक उनको उस पर कब्जा रहा। और जर्मनी के अंदर जो वीमर रिपब्लिक बेसिकली बना था, ये इसको ना तो सिर्फ हराया गया था, हारने के साथ साथ इसकी बेइज्जती भी की गई थी, आप कह सकते हैं। वर्साइल्स में इनको बुला के जब उनसे डीलिंग की गई, समझौता किया गया, तो इनको बहुत ज्यादा बेइज्जत कर दिया गया था। अब समझ में आ रहा है आपको, जब कोई व्यक्ति के साथ आप इस तरह का बिहेव करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा गलती किसकी थी, गलती जर्मनी की थी, किसकी थी, बट जो हार जाता है उसके सिर्फ क्या हो जाते हैं, बुराई हो जाते हैं। क्योंकि ये कहावत है बेटा कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द विनर्स। हिस्ट्री कौन लिखता है, जो जीत जाता है वही इतिहास लिखता है। हो सकता है ज्यादा गलतियां दूसरे देशों ने की हो, लेकिन जर्मनी बुरा क्यों बन चुका है, बिकॉज़ जर्मनी हार गया था। क्लियर, सीधी सी बात है। चलिए आगे आता है बेटा द इफेक्ट ऑफ द वॉर, इस वॉर के क्या क्या इफेक्ट हुए। जैसे कि हम ऑलरेडी बात में डिस्कस कर चुके हैं कि जर्मनी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली तो उनके पास प्रॉब्लम हुई नहीं थी, और उनके यहाँ पे जो उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो भी नहीं थी, बिकॉज जैसे हमने डिस्कस किया कि वहां पर उनको जबरदस्ती डेमोक्रेसी दे दी गई थी, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जर्मनी के ऊपर पूरा का पूरा, वैसे तो पूरा का पूरा जो यूरोप था, इस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था वॉर की वजह से। क्योंकि वॉर जब होता है तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो जो चीजें डेवलपमेंट में यूज होनी चाहिए थी, जो रिसोर्सेज, वो कहाँ यूज होती है, वॉर में यूज होती है। और वॉर से सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही होता है, सब कुछ सिर्फ नुकसान ही होता है ना। दो कंट्री अगर लड़ाई कर रही है, फॉर एग्जांपल हम बात कर लें, फाइनली एक जीतेगी और एक हारेगी, तो आपको क्या लगता है कि जो हारेगी वो तो नुकसान तो होगा ही होगा, जो जीतेगी क्या उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, नहीं, वो भी नुकसान में जाएगी, बिकॉज रिसोर्स तो उनके भी खत्म हो रहा है ना, रिसोर्सेज तो उनके भी खत्म हो गए वॉर के अंदर। उनको जितना ज्यादा गोला बारूद मिसाइल से इकट्ठा करना पड़ेगा, कितना खर्चा आता है इन चीजों में। भले ही आप वॉर जीत जाए, बट अल्टीमेटली नुकसान तो आपके देश का हुआ ही, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करें तो पूरे यूरोप को
बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम आ गई कि लोगों को, अब जो देशों को अपना खर्च चलाने के लिए भी बाकी जगहों से उधार लेना पड़ता था, देश को सर्वाइव करने के लिए भी उनको उधार लेना पड़ता था। तो इसलिए जो पूरा का पूरा ये रिपब्लिक है बेसिकली जो बनाया गया था, वीमर रिपब्लिक की बात कर रहे हैं जर्मनी के अंदर, ये एक ओल्ड एम्पायर की गलतियों को सुधारने के लिए, जो ओल्ड एम्पायर ने गलतियां की थी सुधारने के लिए बनाया गया था। और इसके ऊपर पूरा का पूरा बर्डन था, पूरा का पूरा ह्यूमिलिएशन था जो पुरानी गलतियों थी उनको सुधारने का। मतलब पापा की गलती सजा किसको मिल रही है, बेटे को मिल रही है, बोलते हैं ना गांव में ऐसा नॉर्मल लैंग्वेज में, वही चीज यहाँ पे हो रही थी कि जो गलतियां पहले हुई थी जर्मनी के लोगों से या फिर ऑस्ट्रियो हंगेरियन जो एम्पायर था पूरा जर्मनी के आसपास, उनसे जो गलतियां हुई थी उसकी सजा किसको मिल रही थी, नए बनाए गए वीमर रिपब्लिक को। बिकॉज वो तो बिल्कुल नया था ना, उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, बट उसको इतना ज्यादा कर्ज चुकाना था, डेब्ट देना था, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को आ रही थी। तो यहाँ पे आप लोगों जब ऐसा टाइप का होता है तो उससे क्या होता है बेटा, लोगों के बीच में ना आपस में भी बहुत तरह के विवाद इकट्ठा हो जाते हैं, विवाद करने शुरू हो जाते हैं। पता है ना ये बात आपको, जब कोई कंट्री देखिए जो जितना ज्यादा डेवलप्ड और रिच कंट्री होगा वहां पे लोग उतने सुखी होंगे और लोगों के पास आपस में झगड़ने की वजह नहीं होगी। तो जितने पुअर कंट्री होंगे वहां पे लोग आपस में बहुत झगड़ा करते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जितने गरीब कंट्री वहां पे झगड़े बहुत होते हैं, है ना। ठीक है, वहां पे होने लगा था, लोग आपस में एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलने लगे थे। जैसे कि जिन लोगों ने उस समय पे गवर्नमेंट का सपोर्ट किया था, उन लोगों का सपोर्ट किया था, लोग उनको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से बोलने लगे थे, बिकॉज नवंबर में हुआ था पूरा फाइनल जो जाके। तो इस तरह से वहां पे बहुत चीजें होने लगी और धीरे धीरे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो वहां पर बदलने लगे थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने यूरोप की सोसाइटी के ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट छोड़ा था, वहां की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट छोड़ा था। जो सोल्जर्स हैं उनको सिविलियन से ऊपर की जो वैल्यू है वो मिलने लगी थी, मतलब आम जनता से ऊपर लोग सोल्जर्स की वैल्यू समझने लगे थे, उनको मानने लगे थे। हालांकि सोल्जर्स की जो लाइफ थी बहुत ज्यादा मिजरेबल थी। सोल्जर्स जहाँ पे रहते थे उनके सोल्जर घर में रहते नहीं थे, जहाँ पे उनको रखा जाता था वो बहुत गंदी जगह हुआ करती थी, साफ सफाई नहीं होती थी, लेकिन उसको क्या किया जाता था, ग्लोरीफाई किया जाता था टीवी चैनल्स पे, मतलब या फिर रेडियो में या कहीं भी लोगों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता था न्यूज़पेपर में कि सोल्जर की लाइफ कितनी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि लोग इस बात को लेकर तैयार नहीं थे कि अगर हम इनकी बुराई करेंगे तो फिर आने वाले टाइम में अगर कुछ होता प्रॉब्लम आती है तो लोग शायद आर्मी में आना ही छोड़ देंगे। तो हमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना पड़ेगा, समझ में आ रही है बात, ताकि जो लोग हैं उनके मन में बात आए कि हाँ सोल्जर की जो लाइफ होती है बहुत ज्यादा अच्छी होती है। एक्चुअल में ऐसा नहीं था, एक्चुअल में उनकी लाइफ बहुत खराब थी, बहुत बुरी थी, बहुत बुरी हालत में लोग रहते थे, बट इस तरह से लोगों को उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता था। तो यहाँ पे देखिए बहुत तरह की जो प्रॉब्लम्स थी, तरह तरह के प्रोपेगेंडा चलाए गए वॉर को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि वॉर की प्रॉब्लम आ गई तो उसको बढ़ावा देने के लिए। आगे है कि डेमोक्रेसी जो थी वो बहुत ज्यादा नया और फ्रेजाइल, मतलब होता है बहुत ज्यादा नाजुक, जिसको बोल सकते हैं कमजोर। डेमोक्रेसी वहां पहले किसी देखी नहीं थी, डेमोक्रेसी का यूज करना है वो नहीं जानता था, बहुत नया था। तो ये बेसिकली इस समय पे जो यूरोप के अंदर की जो प्रॉब्लम थी उसको सर्वाइव करना डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। समझ में आ रही है बात? आई थिंक अब तक कुछ बच्चों क्लियर है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या क्या हुआ, कैसे प्रॉब्लम्स आई हैं, क्लियर सब बच्चों को अपना? ठीक है, आगे है बेटा पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिकल क्राइसिस। देखिए कि पॉलिटिकल क्या मतलब है कि राजनीतिक रूप से यहाँ पे लोगों के साथ प्रॉब्लम आई गई, साथ के साथ इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ रहे थे। इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब आर्थिक रूप से, आर्थिक तंगी जिसको बोलते हैं। ओके, देखिए कि अगर हम बात करें जब वीमर रिपब्लिक यहाँ पे बन के आया तो यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने तरह तरह के रिवॉल्यूशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, किसकी तर्ज पे? रशिया के बारे में आपको पढ़ा था, बोल्शेविक्स के बारे में याद है? रशियन रिवॉल्यूशन में बोल्शेविक्स याद है, भूल गए? याद है? तो बोल्शेविक्स को कॉपी करते हुए, उनको देखते हुए जर्मनी के अंदर के लोगों ने अपनी पार्टी बनानी शुरू कर दी और उन्होंने तरह तरह के जो अपने एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया, सिस्टम बनाना शुरू कर दिया कि हाँ हम भी रशिया की तरह से, रशिया में काम हुआ था उस तरह से इंडिया में मतलब जर्मनी के अंदर करना शुरू करेंगे। तो जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो धीरे धीरे बदलने लगा और यहाँ पे सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट की मांग उठने लगी। जैसे रशिया के अंदर गवर्नमेंट है उस तरह की मांग उठने लगी। उन्होंने बोला कि जो सोशलिस्ट हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं या फिर जो और बाकी लोग हैं, ये सब लोग जो वहां के अंदर मिलते थे और मिलकर बात करते थे बेसिकली, और एक तरह से एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को पूरी तरह से कन्वर्ट करके चेंज करने का उनकी प्लानिंग थी। तो यहाँ पे जो वीमर रिपब्लिक बनाया गया था, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर बनाया था बाकी उन्होंने इसको क्रश कर दिया कि जो मतलब इनकी अपराइजिंग को उन्होंने रोक दिया और उन्होंने
डिवाइडिंग ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट सोशलिस्ट अलग अलग ग्रुप बन गए, ये सब बहुत ज्यादा देखिए अलग अलग ग्रुप्स हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा घर जाके, क्योंकि बहुत सारे वर्ड अभी आपको सुनने को मिलेंगे फिर आप इनको भूल जाएंगे, सीधी बात है, मैं कुछ मैं जानता हूँ ये बात। घर जाके आपको इनको एक बार अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा कि हाँ किस टाइम के बाद कौन सी इवेंट हुई है और कौन से नए सिस्टम निकल के सामने आया है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो मिलिटेंट थे, जो आर्मी मैन थे, ये सब एक तरह से हर एक प्रॉब्लम को रेडिकली सॉल्व करना चाह रहे थे, मतलब फोर्स के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई थी। इसके साथ में क्या होता है, यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है। इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब होता है जब इकोनॉमी डाउन हो जाती है। तो वर्ल्ड के अंदर ऐसा कई बार हुआ है कि दुनिया में इकोनॉमी बहुत स्लो हो गई है। इकोनॉमी को कैसे होती है, जब इन्वेस्टर्स मार्केट से अपना पैसा निकाल लेते हैं। देखिए दुनिया में कैसे चलती है पता है आपको, जो वर्ल्ड का मार्केट है इसके चलने के पीछे क्या वजह है, जब हम लोग आम आदमी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं लोग शेयर, जानते हैं आप लोग, जब किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो कंपनी पैसे का क्या करती है, मान लीजिए मैंने कंपनी के 20 शेयर लिए हैं और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है फॉर एग्जाम्पल का, तो मैंने कंपनी को कितना पैसे दिए 2000 रुपए, तो मैंने 2000 रुपए दिए, आपने दिए, ऐसे कर करके कंपनी के पास कई करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। हमारे 2000 रुपए कंपनी के लिए कई करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। तो कंपनी क्या करेगी, उस कई करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करेगी किसी अपने इंडस्ट्री लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, उससे प्रोडक्शन करने के लिए, बात समझ में आ रही है। तो उससे क्या होगा, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो हमने 2000 रुपए लगाए तो हमें 2000 के 2200 रुपए, 2300 रुपए, 3000 रुपए कुछ भी मिल सकता है। कई बार होता है कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट चला जाए नुकसान में, तो उससे क्या होता है, कंपनी को अपने शेयर की वैल्यू कम करनी पड़ती है, तो हमें क्या होता है उससे नुकसान हो जाता है। बात समझ आ रही है, ये ऐसा ही हम क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट बोलते हैं। तो वर्ल्ड के अंदर जो इकोनॉमी चलती है वो इसके थ्रू चलती है। ये बात आपको पता है ना कि जो मार्केट में पैसा लगा होता है वो किसका लगा होता है, आम इन्वेस्टर्स का। बट कई बार क्या होता है, इन्वेस्टर्स को किसी चीज का डर लगता है, यार शायद आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, मंदी आ सकती है, उनको मंदी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, है ना, कि मंदी आ सकती है। तो लोग ऐसे में क्या करते हैं, अपने पैसे को मार्केट से निकाल देते हैं, अपने शेयर जो होते हैं वो बेच देते हैं। तो जब लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं मार्केट से, तो कंपनीज के पास, इंडस्ट्रीज के पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास इतना पैसा नहीं बचता कि वो मार्केट में उसको इन्वेस्ट कर सके, नई टेक्नोलॉजी लेके आ सके, डेवलपमेंट कर सके। इससे क्या होता है, जो मार्केट में वैल्यू होती है प्रोडक्ट्स की वो बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, और जो इनकम है लोगों की वो कम हो जाती है, जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। ऐसा वर्ल्ड में कई बार हो चुका है, ठीक है। तो ये 1923 के आसपास भी ऐसा हुआ। जब ऐसा हुआ तो जर्मनी के अंदर हालत और ज्यादा बिगड़नी शुरू हो गई, क्योंकि वो तो कंट्री वैसे नया बना था, अभी गवर्नमेंट वहां की स्टेबल नहीं हो पाई, कुछ नहीं हो पाया था। बट जब वहां मंदी आ गई पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उसका असर किसको भी पड़ा, बहुत ज्यादा जर्मनी के ऊपर भी पड़ा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी, तो जो उनके गोल्ड रिजर्व्स हैं, हम अक्सर क्या करते हैं, अपनी जो मंदी होती है उसको छिपाने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए गोल्ड का सहारा लेते हैं। सुना होगा आप लोगों ने कि गोल्ड की वैल्यू बराबर हो जाती है। तो उनकी जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगी, मतलब गोल्ड उनको बेच बेच के अपना घर चलाना पड़ा, भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो दूसरी बात, फ्रांस में मैंने आपको बताया उनका जो मेजर इंडस्ट्रियल एरिया था वो फ्रांस ने एक्वायर किया हुआ था, है ना, राइन रिवर के पास था, उससे उनको दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे बहुत तरह की जो प्रॉब्लम थी जर्मनी के साथ थी। तो जर्मनी के अंदर आप बात करें तो वहां गवर्नमेंट ने क्या किया, जब वो मजबूर हो गए उन्होंने पेपर करेंसी छापना शुरू कर दिया। जो पेपर करेंसी होती है, नोट होते हैं बेसिकली, उन्होंने उनका प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अभी आपको इसको समझना पड़ेगा, मान लीजिए आप लोग कभी सोचते होंगे गवर्नमेंट के पास तो रिसोर्स है, गवर्नमेंट पैसा छाप सकती है। ये एक नोट है, मान लीजिए बेटा फॉर एग्जांपल 1 रुपये का है, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, इसके बदले कोई फिक्स चीज आती है। बट अगर हमारे पास गरीबी आ जाए, हम देश बहुत गरीब हो जाए, तो जो 1 रुपए का नोट है, हम जब हम ये नोट छापते हैं ना, तो हमें इतनी वैल्यू का गोल्ड हमें क्या करना होता है, रिजर्व में देना होता है। बात समझ आ रही है, रिजर्व में जाता है। तो इस 1 रुपए की गोल्ड के बराबर का नोट हमें छापने की परमिशन मिलती है। बट हम क्या बोलते हैं कि भाई गोल्ड तो हमारे पास और है नहीं, पर हमें नोट और चाहिए, तो क्या करेंगे, आपको 1 नोट और दे देंगे, आप कहोगे तो फायदा हो गया, है ना, 2 नोट छप गए उतने गोल्ड में। बट अब इसकी जो वैल्यू है, पहले
को खरीदने के लिए आपको 2 रुपए लगेंगे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि वैल्यू तो उतनी है, करेंसी डबल हो गई है बट करेंसी की वैल्यू उतनी ही है। समझ में आ रहा है? इसलिए जितने गरीब देश होते हैं यहाँ पे करेंसी बहुत बड़ी बड़ी होती है। इंडिया के अंदर 2000 का नोट है, इंग्लैंड के अंदर 50 पाउंड का कोई नोट नहीं होता। बात समझ रहे हो? क्योंकि वो हमसे ज्यादा रिच है। समझ में आ रही है बात? तो करेंसी की जो वैल्यू है, तो उन्होंने क्या किया, जर्मनी ने करेंसी छापना शुरू कर दिया, नॉट करेंसी छापते हैं। इससे क्या होगा, लोगों के पास करेंसी आ तो गई बट उसकी वैल्यू कम थी। फॉर एग्जांपल एक कंट्री है जिम्बाब्वे, नाम सुना आप लोगों ने? जिम्बाब्वे इतना गरीब है, वहां की करेंसी इतनी कमजोर हो चुकी है कि जिम्बाब्वे का हर आदमी आज के टाइम पे क्या है, मल्टीमिलियनेयर। जर्मनी में अगर हम बात करें तो जो जर्मनी के सब करेंसी का नाम था मार्क नाम था करेंसी का मार्क। तो जो मार्क की वैल्यू थी अप्रैल में थी 24,000 यूएस डॉलर, मतलब 24,000 एक डॉलर में 24,000 मार्क आते थे। जैसे आज एक डॉलर में 67 या 70 रुपीस आते हैं ना। पहले जब मैं छोटा था आप लोगों की एज में, उस समय वाले की बात बताऊं तो नियरली मैंने 30 के आसपास देखा है। यूएस जो डॉलर की वो थी 24,000 मार्क्स, एक डॉलर मतलब 24,000 मार्क्स। जुलाई में हो गया 3,53,000 मार्क्स। अप्रैल से जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई 3-4 महीने के अंदर कितनी वैल्यू बदल चुकी है, 24,000 से 3,53,000। मतलब कितने नोट छापे गए, कितनी गरीबी आ गई तक आइडिया लगा सकते हैं। इंडिया में तो पिछले 30 साल में जाके हुआ है डबल का प्राइस जो हुआ है, 30 साल लग गए लगभग डबल होने में। उन्होंने 3 महीने में 10-20 गुना कर दिया था जर्मनी के अंदर। सोचो कितनी बुरी हालत हुई। इसके बाद अगस्त में पहुंचते 4,61 कितना नहीं 46,21,000 अगस्त आते आते, और इसके बाद है आगे दिसंबर आते आते 98 लाख। एक डॉलर में 98 लाख। आप इमेजिन करें तो कितनी करेंसी की वैल्यू कितनी लो हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद फिगर इतने ज्यादा बड़े हो गए कि लोगों ने उसको देखना भी भूल गए कि कोई फायदा नहीं है, तो अभी से ज्यादा रखने का। ठीक है, तो जैसे ही माल की वैल्यू कोलैप्स होती जा रही थी तो जो प्राइसेस थे गुड्स के वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ना उस समय पे जो कार्टून वगैरह थे वो फेमस हुए थे क्या, कि लोग बोरे भर भर के वो लेके जा रहे हैं पैसा, उसके बदले छोटा सा सामान लेके आ रहे हैं। जो सर भी बात कर रहे थे ना कि आप बोरे भर के सामान लेके जाओगे, नोट लेके जाओगे, उसके बदले जेब में रख के सामान ले आओगे। इतना सामान मिलता था, मतलब खाने के लिए भी इतना ज्यादा करेंसी वैल्यू कम हो चुकी थी। ठीक है, कि एक रोटी का टुकड़ा खरीदने के लिए भी, एक रोटी खरीदने के लिए, ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को भर भर के नोट लेके जाने पड़ते थे। इतनी ज्यादा करेंसी की वैल्यू वहां पे खराब हो चुकी थी। इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपर इन्फ्लेशन। इस क्राइसिस को क्या नाम दिया गया है,